Do you want to know? हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों लोग, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके साइंस का एक न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 30, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चा लोग, माना जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में ये सबसे बड़ी खोज थी। इसके वजह से जो चीजें बनी हैं, आज अगर ये नहीं होता तो आज हम गर्मी में तप रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास पंखा नहीं होता, एसी नहीं होती, मोटर नहीं होता, ऐसी जितनी भी चीजें जो अपनी जगह पे बैठे बैठे गोल घूम रही है वो पॉसिबल नहीं होता। एरोप्लेन पॉसिबल नहीं होता। आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ड्रोन, वो पॉसिबल नहीं होता। मतलब सारी की सारी चीजें जो अपने ही जगह पे गोल घूम रही है, मशीनी चीजें। फिर आप बोलोगे सर इंसान भी गोल गोल घूमता है तो इंसान के अंदर भी होगा? नहीं, मशीन। अब एक साइंटिस्ट है, देखो हमने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट। अब ऐसे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऑस्टर्ड। ये अपने बगीचे में बैठे बैठे, बगीचा मतलब अपने एक लैब में बैठे बैठे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली इन्होंने कोई बहुत खास चीज ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने एक्चुअली कर क्या रहे थे कि कोई एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने एक बैटरी से किसी कंपोनेंट को कनेक्ट किया हुआ था। अब एक्सपेरिमेंट करते समय जानबूझ के नहीं, बट उसके नजदीक एक पिन पड़ी थी। मतलब वो टाकड़ी कहते हैं ना गुजराती में जिसको हम, एक पिन पड़ी थी। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब जैसे एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, मतलब जैसे करंट पास होना शुरू हुआ, ये नीडल ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्ट हो गई। ये चौंक गए, बोले ये क्या हुआ? इनको लगा कि शायद कुछ हुआ होगा, हवा या कुछ भी एक्सपायरेशन फैक्टर हुआ होगा, ये घूम गई। इन्होंने फिर से बैटरी चालू की, फिर से ये घूम गई। मतलब जब जब करंट पास कर रहे थे तब तब ये घूम रही थी। अब अगर करंट को कंटिन्यू रखा तो ये घूमना चालू रख रही थी एक पर्टिकुलर लिमिट तक। ये स्ट्रेट हो गई, स्ट्रेट होके फिर घूमना बंद कर दिया। निडल है, स्ट्रेट होके घूमना बंद कर दिया। ये चौंक गए कि बोले ऐसा कैसे हुआ? यहाँ पे दो बड़े ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। पहला कि करंट पास करने की वजह से नीडल बिना टच किए घूम रही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिला कि जैसे ही नीडल स्ट्रेट हो गई, नीडल घूमना बंद हो गई। अब इनके दिमाग में पता नहीं कंफ्यूजन थी। इन्होंने सोचा चलो करंट की डायरेक्शन बदल के देखो, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। एंड बाय सरप्राइज जैसे ही डायरेक्शन चेंज की, नीडल को फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रखा, नीडल फिर से घूमना चालू कर दी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। इन शॉर्ट अब नीडल जो है वो ऐसे घूमना चालू हो गई। पहले वो ऐसे घूम रही थी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, अब वो क्लॉकवाइज घूमना चालू हो गई जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदली। तो यहां से ऑस्टर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले हमको ये बताया कि अगर आप किसी भी वायर में से करंट पास करेंगे तो आपको एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी खोज। अभी तक हमें क्या लगता था कि मैग्नेट है तो वो लोखंड को अट्रैक्ट करता है, बट अब पता चला कि बिना मैग्नेट भी आप लोखंड को अट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपने बचपन में पढ़ा होगा एक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नीडल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसपे आप नेल लेते थे, उस पे वायर को लपेटते थे, एंड जैसे ही उसको सेल से कनेक्ट करते थे वो मैग्नेट बन जाता था। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता था, याद है? अरे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, वो इसी की देन थी। ठीक है, इसका मतलब हमें यहां से एक चीज मालूम पड़ा, व्हेन करंट pass through any wire, और आप कह सकते हैं any conductor, any type of conductor, it produces magnetic field. It produces magnetic field. ठीक है? अब चलो पहले हम थोड़ा मैग्नेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज जब तक मैग्नेट की एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी तब तक इस चैप्टर को पढ़ने का मजा नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं फिलहाल एक
बार मैग्नेट की। इसको मिटा दूं मैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बेसिक बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट पता है ना आप लोग को क्या होता है? बार मैग्नेट मतलब जो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगल नहीं रेक्टेंगुलर मतलब बक्सा जैसा होता है, उसके दो पोल्स, इसके जो दो एंड है उसको पोल्स कहा जाता है, एंड एक को नाम दे दिया जाता है नॉर्थ पोल, दूसरे को नाम दे दिया जाता है साउथ पोल। अब अगर मैं ऐसा दूसरा कोई मैग्नेट इसके पास में ले आऊं, सेम बार मैग्नेट है, अगर मैं नजदीक ले आऊं और अगर मान लो कि मैं नॉर्थ पोल को यहां रख दूं, तो नॉर्थ नॉर्थ आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि हम कहते हैं लाइक पोल्स। अगर सेम पोल है नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ तो उसे हम कहते हैं लाइक पोल्स, एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अब अगर मैं यहां पे नॉर्थ ले आऊं, सॉरी यहां पे साउथ ले आऊं, तो ये साउथ क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, खींचना शुरू कर देगा, यानी कि इसको हम कहते हैं अनलाइक पोल्स। याद है पढ़ा हुआ, ये सारी तो कहानी हमने बचपन में पढ़ रखी है ना। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए ठीक है। अब बच्चा लोग ये देखा गया कि जब आप मैग्नेट को किसी सरफेस पे रखते हैं तो उस सरफेस के एक लिमिटेड पोर्शन में इस मैग्नेट की असर दिखाई देती है और उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द एरिया और द रीजन in which the effect of magnet is observed is called magnetic field। बच्चा लोग आप लोगों ने बचपन में बहुत खेला होगा दो मैग्नेट के साथ, है ना। जब हम मैग्नेट के नजदीक में किसी आयरन पार्टिकल को लेके आते हैं, सपोज करो इतना दूर है तो कुछ फील ही नहीं होता, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन कुछ नहीं होता। जैसे ही मैं इसको नजदीक लेके आऊंगा, अभी तक कुछ नहीं है, अब चिपक गया सब। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अभी तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चिपक गया। मतलब एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर रीजन है, स्पेस है, 2 डायमेंशनल स्पेस है, नहीं 2 डायमेंशन में नहीं, आप 3 डायमेंशनल कह सकते हैं। 3 डायमेंशन मतलब देखो सपोज करो कि अगर ये मैं छोटा सा मैग्नेट लेता हूं तो इमेजिन करो कि यहां पे एक स्फीयर है, एक पूरा स्फीयर है, पूरा बॉल है ऐसे। इसके चार तरफ एक ऐसी लिमिट होगी जिसके अंदर मैग्नेट की असर दिखाई देगी। असर मतलब अट्रैक्ट करना, रिपेल करना। तो उस जगह को, उस स्पेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चा लोग देखो, जैसे कि हमने देखा होगा, आपने कभी खेला हो, सो आप किसी नॉर्थ नोट को साथ में लेके आते हो, चिपकते नहीं है। साउथ नोट को ऑपोजिट को लेके आते हो, एकदम से चिपक जाते हैं। अब कई बार अगर आप किसी आयरन पार्टिकल्स को डालोगे ना, तो वो एक अजीब तरीके का मोशन करता है, अजीब तरीके का मोशन करता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक तरह का फोर्स लगा रही है और वो फोर्स की डायरेक्शन हमको पता करनी है। अब इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट ने, मेरा मार्कर नहीं लिया मेरे पास, अच्छा देखिए, अब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि मैग्नेट का जो फोर्स है वो किस तरीके से लगता है। सो उन्होंने क्या किया, मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स का मतलब है कि आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे वो हम घर पे फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर के जो होता है भुक्का कहते हैं, वो इतने छोटे पार्टिकल्स यहाँ होते हैं, वैसे आयरन के इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लिए एंड इसको टेबल पे रख के उसके ऊपर फेंक दिया। जब उसके ऊपर फेंका तो एक बहुत ही सुंदर सी डिजाइन आ गई। कुछ ऐसी डिजाइन उनको देखने को मिली और उन्होंने इसको कह दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
क्या नाम दे दिया इसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चा लोग? ये एक इमेजिनरी लाइंस है, ये रियल में होती नहीं है, बट इस लाइन के कॉन्सेप्ट से हम ये बता सकते हैं कि मैग्नेट जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स किस तरीके से लगा रहा है। एंड एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, बाहर नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है एंड अंदर साउथ से निकल के नॉर्थ में जा रही है। अब ऐसा कहा जाता है कि अगर मानो कि ये मोनोपोल अकेला होता, मतलब अगर ये जनरली मैग्नेट डाइपोल्स होते हैं, मोनोपोल होते ही नहीं, बट सपोज अगर ये मोनोपोल होता तो ये जिस डायरेक्शन में मूव करता, जिस डायरेक्शन में मूव करता, मतलब जिस डायरेक्शन में जिस तरीके से फोर्स लगाएगा उस फोर्स को दिखाने का ये तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखा गया बच्चा लोग कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है और अंदर साउथ से निकल के नॉर्थ में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं इमेजिनरी लाइंस drawn from bar magnet which describes the force of magnet। इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज कहां लिखूं? यहां लिख लो प्रॉपर्टीज। बच्चा लोग इसकी प्रॉपर्टीज कई बार एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछी जाती है। मतलब क्या क्या खासियत है इसकी? पहली खासियत कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, या आप कह सकते हैं, हाँ ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ outside the magnet and south to north inside the magnet। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये एक क्लोज लूप बनाती है। एक क्लोज लूप का मतलब है कि ये कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहा है, ये पूरा लूप गोल गोल घूमे जा रहा है। बच्चा लोग ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि यही वो रीजन से, यहीं से हमें समझ आने वाला है कि क्यों कोई भी चीज अपनी जगह पे गोल घूम रही है। मैं आपको ना लेक्चर के एंड में बहुत ही मस्त एक थॉट आपके अंदर डेवलप करूंगा। ओके, सो हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप and are continuous चलते ही जाते हैं, लूप बना रहे चलते ही जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बस अगर ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों पोल्स को देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों पोल पे काफी नजदीक है, लेकिन अगर यही चीज मैं इसके और किसी रीजन में देखूं, ये थोड़ा समझ जाना, हाँ देखो दूसरे किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में गैप बहुत होता है, लेकिन पोल्स के बीच में बहुत ही कम गैप होता है। इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एट पोल्स। बच्चा लोग ये दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना नजदीक होती है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। इसका मतलब उतना ही ज्यादा वो फोर्स लगाने वाली है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, आप है ना किसी दो मैग्नेट को लेना और ऐसे चिपकाना, वो ऐसे चिपकेंगे नहीं, वो हमेशा यूं हो जाएंगे। यानी कि आप अगर दो मैग्नेट को, सपोज करो कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अगर आप इन्हें यूं चिपकाने की कोशिश करेंगे ना, ये कभी यूं नहीं चिपकेंगे, ये गोल घूम के हमेशा यूं ही चिपकेंगे कंपल्सरी, या तो ऐसे या तो ऐसे, बीच में से चिपकेंगे ही नहीं। आप चाहो तो ट्राई करके देखना मैग्नेट के साथ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज
इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी स्ट्रांग इसके पोल्स पे होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एट पोल्स एंड फार एट सेंटर। डेंसर मतलब नजदीक नजदीक, ठीक है, यहां तक क्लियर। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों लोग, ये दो लाइंस, कोई भी दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो बच्चों लोग, ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ कहानी एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ओके बच्चा लोग, एक क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, इसका जवाब हम चैप्टर के एंड तक ढूंढ पाएंगे। जब तक ये चैप्टर चलेगा ना तब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको आज फर्स्ट लेक्चर में पूछ रहा हूं एंड आंसर आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताते रहूंगा, बट फाइनल एंड पक्का वाला आंसर तो लास्ट लेक्चर में बता पाऊंगा। क्वेश्चन इज दैट, आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मोटर लाए होंगे या पंखे की बात कर लो, है ना। आपने देखा होगा कि वो मोटर के बीच में से एक डंडी निकलती है। सपोज करो कि ये आपकी वो मोटर है एंड इसके बीच में से कोई चीज बाहर निकल रही है जो गोल घूमती है, इसको हम कहते हैं शाफ्ट। ये एक मैकेनिकल वर्ड है शाफ्ट। अगर आगे से कभी मैं नाम यूज करूं शाफ्ट तो समझ जाना कि ये बीच वाली जगह, अच्छा एक गोल घूम रही है। अब गोल कैसे घूमेगी? देखो, अगर मुझे किसी चीज को गोल घुमाना है तो मुझे उसको पकड़ के गोल घुमाना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब कि यहां भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इसको पकड़ के गोल घुमा रही है, ठीक है। क्या इसके अंदर कोई इंसान बैठा होता है पकड़ के गोल घुमाने के लिए? नहीं। क्या कोई कीड़े मकोड़े को यहां पे रख दिया गया है कि बेटा तू चलते जा और घूमते जा? अगेन नहीं। अभी हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए मुझे वायर डालनी पड़ेगी। सपोज करो कि मैं यहां कहीं से इसमें से वायर कनेक्ट करता हूं। अच्छा बच्चे, आप खुद चीज सोचो, अगर मैं वायर को ज्वाइंट करूंगा और अगर ये गोल घूम रही है तो यार वायर तो पूरा एंटेंगल होकर टूट फूट नहीं जाएगी। सीधी सी बात है ना। आप कोई अगर वायर ज्वाइंट करो और उसको गोल घुमाओ तो वो तो टूट जाएगी वायर, यानी कि ये भी तरीका पॉसिबल नहीं है। अरे बाप रे, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई करंट नहीं है, कोई वायर नहीं है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये शाफ्ट है ना एक्चुअली पूरा लंबा होता है, पूरा लंबा होता है, बीच में से थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। वो थिकनेस क्यों बढ़ती है वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और ये जो थिकर पार्ट होता है ना, उस थिकर पार्ट को हम आर्मेचर कहते हैं। बच्चा लोग, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं, हम नहीं, मतलब जनरली बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि भाई साइंस की बुक में दिया है, बट ये क्या काम आ रहा है, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है भाई, ऐसे ही थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, कुछ इसका मकसद है, कुछ इसका रीजन है। तो मैं बता रहा हूं ये जो भी हम पढ़ेंगे ना पूरे 13 चैप्टर में, वो इधर अप्लाई होने वाला है। तो ये आर्मेचर कहा जाएगा। अब अच्छा लोग, मेन जो फोर्स है ना, जो गोल घुमाने का फोर्स है, वो आर्मेचर पे लग रहा है, आर्मेचर पे लग रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा, ना ही कोई वायर है, ना ही कोई इंसान है, ना ही कुछ इसे पकड़ा हुआ है, फिर भी ये घूम रहा है। इमेजिन कि हवा में कोई चीज घूम रही है। यस, हवा में घूम रही है। कैसे हवा में घूम रही है? अगर कोई चीज हवा में घूमेगी तो ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच के गिरा देगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा। चलो उसका तो रीजन मैं आपको बता देता हूं कि बेटा इसके जो साइड्स होते हैं ना, दोनों साइड में एक बियरिंग फिक्स की होती है। बॉल बियरिंग पता है ना आपको, आपके स्केटिंग में आती है। फिर वो जो आप डांडिया घुमाते हैं, बैब, ये स्पिनर, आप लोग अभी नवा शौक चलता है ना बच्चों में, स्पिनर घुमाते हैं। स्पिनर के बीच में कभी स्पिनर को ना तोड़ फोड़ के उसके देखना बीच में एक छोटी सी चीज है जो गोल घूमती है, उसको हम बियरिंग कहते हैं।
सो एक बियरिंग यहां फिक्स की होती है, एक बियरिंग यहां फिक्स होती है, इन शॉर्ट पकड़ा होता है। सपोज अगर बियरिंग फिक्स नहीं करेंगे बच्चा तो ये घूमेगा कैसे, आप खुद सोचो ना, ये घूमेगा कैसे, और अगर घूमेगा तो भी फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन अगर आएगा तो पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे एक बियरिंग फिक्स किया होता है जिसकी वजह से ये इजीली घूम सके। बट अल्टीमेटली क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि यहाँ पे क्या हो रहा है जो इसको बिना पकड़े घुमा रहा है। कोई वायर कनेक्शन नहीं है, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कनेक्शन ही नहीं है, बिना कनेक्शन के घूम रहा है, एंड कोई जादू भी नहीं है, ऐसा मतलब कैसा जादू कर देते, नो जादू। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें इस चैप्टर में से ढूंढना है। तो बच्चा लोग डायरेक्टली उस जवाब पे ना जाके हम चले कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि ऑस्टन ने ढूंढा था कि किसी भी वायर में से करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है करंट के कारण वो कैसी है, तो उसके लिए क्या किया गया, एक सर्किट ड्रॉ की गई, ठीक है, यहां कहीं बैटरी कनेक्ट कर दी गई, एंड इसके प्लेन वायर में उन्होंने क्या किया कि भाई एक स्क्रीन टाइप की ले ली, क्या लगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल साइज का बोल सकते हो, एक प्लेन यहां पे रख दिया, यानी कि ये वायर जा रही ना तो एक प्लेन ऐसे रख दिया, मतलब समझ लो कि उस प्लेन में से वायर पास की है, एक पेपर एक स्पेशल प्लेट ले ली एंड उसके बीच में से वायर पास कर दी। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो उन्होंने बोला कि ये सपोज करो अगर मैं ये पॉइंट पे देखूं तो वो कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूम रही है, बार मैग्नेट में तो क्लोज लूप था ना, ठीक है, वहां पे ओवल शेप बन रहा था, कुछ अंडा आकार जैसा बन रहा था, बट यहां पे सर्कल शेप बन रहा है, एग्जैक्टली सर्कल। एंड सबसे ताज्जुब की बात कि ये ऐसा नहीं है कि इधर सर्कल है तो इधर कुछ और नहीं, यहां पे भी सर्कल, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप इस वायर से कहीं पे भी चले जाओ, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल के शेप में मिलेगी। ऑब्वियसली जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेट का असर कम होता जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही आपको मैग्नेट का असर देखने को मिलेगा। हमने देखा था ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि आप जब पानी में कोई पत्थर फेंकते हो तो कैसी डिजाइन बनती ना पानी के अंदर, वैसी डिजाइन की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बन रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड दो चीज पे डिपेंड करती है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इसका मतलब आप जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लार्जर इज द करंट, स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। दूसरी चीज ये उन्होंने ऑब्जर्व की, दूसरा फैक्टर जिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। अब बच्चा लोग आप जितना इसके दूर जाते जाओगे आपकी असर कम होती जाएगी, यानी कि डिस्टेंस पे भी फर्क पड़ता है। तो और किस तरीके से फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है लेकिन किस तरीके से, तो देखो इसके मदद से उन्होंने बोल दिया, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं B से, किससे, B से। So magnetic field is directly proportional to the current and magnetic field is inversely proportional to the distance। ये दो चीज याद रखना, R मतलब डिस्टेंस। सपोज करो कि ये पॉइंट ले लेता हूं तो ये पॉइंट से डिस्टेंस R, ये पॉइंट लेता हूं तो ये पॉइंट से ये R1 ये R2, समझ आ रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, क्लियर। अब ये तो बात थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मतलब एक अगर स्ट्रेट वायर में करंट पास हो रहा है तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, मतलब ये सर्कल ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो देखो बच्चा लोग
अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए दो तरीके, ऐसे ज्यादा तरीके होते हैं, फिलहाल हम दो ही तरीके पढ़ेंगे। पहला है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल मतलब क्या है, एक स्क्रू पता है ना। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्रू को देखो यहां से करंट कहां पास होगा, ये करंट कैसा जाएगा, यूं करंट जा रहा है। अब एक अगर स्क्रू इधर में रख रहा हूं, बच्चा लोग एक बात बताओ, ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मुझे क्या करना है, स्क्रू को अंदर डालना। देखो करंट नीचे आ रहा है, मतलब स्क्रू को अंदर डालना। ऐसा स्क्रू रूल कहे गए थे। स्क्रू रूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, सिर्फ समझ लो, फिर इसके बाद हम इजी वाला रूल भी पढ़ेंगे। नीचे जाएगा तो स्क्रू को हम अंदर डालेंगे, बाहर आएगा तो स्क्रू को हम बाहर निकालेंगे। सॉरी, करंट ऊपर जाएगा तो स्क्रू को बाहर। अब अगर स्क्रू को मुझे अंदर डालना है, स्क्रू को अंदर डालना है तो मैं स्क्रू को कहां घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं? कभी काम किया है किसी ने? जिसने नहीं किया वो सुन लेना। अगर आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो अंदर जाता है। इन शॉर्ट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी होगी, अंदर 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 ऐसे। ये स्क्रू, अब अगर आप इसको स्क्रू को बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए आपको स्क्रू ऐसे घुमाना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजन। तो सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ है वो काफी आसान है, उसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड भी कहा जाता है इसको, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। अब उसने क्या बोला कि आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और अपने चारों फिंगर को गोल घुमाओ, तो जो डायरेक्शन आपके फिंगर्स की होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, वायर करंट मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, इस टाइप से। समझ आ रहा है, क्लियर हुआ? सो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर जा रहा होता तो ये करंट एंड ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से स्ट्रेट करंट कैरिंग, हाँ अगेन ये स्ट्रेट का बहुत फर्क पड़ेगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सर्कुलर आएगी, कॉन्सेंट्रिक आएगी एंड वेरिएबल होगी, मतलब सेम नहीं होगी, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है बच्चा लोग, सो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगली बार हम देखेंगे कि अगर इसी स्ट्रेट वायर को हम मोड़ दें, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनने वाला है। मोड़ दे तो क्या होगा, कुछ फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। बार मैग्नेट का डुप्लीकेट मैग्नेट हम बनाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। सो इस सस्पेंस को देखने के लिए अगले लेक्चर में आपको आना ही पड़ेगा। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।